बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी फिज़िक्स के लेक्चर 15 में आज हमारा टॉपिक है। पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशंस कर लेते हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मैट ट्रांसफर ड्यूरिंग अ फेज चेंज इज कॉल्ड द हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और लेटेंट हीट, और इसका जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो L है। The total heat transfer in a phase change is then Q is equal mass into L। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट में ट्रांसफर्ड, यानी जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है किसी भी प्रोसेस के दौरान, ठीक है, पर यूनिट मास, जब वो चीज़ एक फेज से दूसरे फेज में जा रही है। बहुत आसान से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है। वाटर, या आप एग्जांपल ले लें आइस की, ठीक है, बर्फ़ है आपके पास। अब बर्फ़ मेल्ट हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी एक फेज से दूसरे फेज में जा रही है। तो अब इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, पर यूनिट मास, जब वो एक फेज से दूसरे फेज में क्या होगा, चेंज होगा। तो इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट को आप क्या कहते हैं कि ये हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, या आप इसको लेटेंट हीट भी कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, द टोटल हीट ट्रांसफर इन अ फेज चेंज इज देन Q इज इक्वल मैस इनटू लेटेंट हीट। क्योंकि L क्या है बेसिकली, ठीक है, ये हीट सप्लाई पर यूनिट मैस है, और साथ मैस सप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है जो ओवरऑल मैस है। यार चले, इसको मैं बहुत आसान एग्जांपल में आपको ले जाता हूँ। आपने इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हुए हैं कि यानी आपके पास एक आइस है, आपसे कोई कहता है कि 1 किलोग्राम आइस है या 5 किलोग्राम आइस है, ठीक है। अब आइस मेल्ट हो रही है फ्रॉम, ठीक है, आइस टू लिक्विड वाटर। अब देखें, अगर आप इसके यूनिट्स बना लें तो 1 kg मैस को जो हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, मेल्ट होने के लिए, और फिर 5 किलोग्राम, वन क्योंकि यूनिट है, तो अब 5 किलोग्राम आइस है तो उसको मेल्ट होने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी फ्रॉम आइस टू लिक्विड, फ्रॉम वन वेज फेज टू अदर फेज, ठीक है, तो ये फिर आपकी क्या कहलाएगी, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। तो दोबारा मैं डेफिनेशन कर देता हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग अ फेज चेंज इज कॉल्ड द हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और लेटेंट हीट, और सिंबल जिसका L है फॉर द प्रोसेस। The total heat transfer in a phase change is then Q is equal mass into L आ गया। अब इसी से आगे दो मजीद रिलेटेड डेफिनेशंस है। हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग मेल्टिंग और फ्रीजिंग ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द हीट ऑफ फ्यूजन। यानी वो हीट ट्रांसफ़र होती है जो कि ड्यूरिंग मेल्टिंग और फ्रीजिंग, यानी या तो फॉर एग्जांपल आइस से वाटर में जा रही है चीज़, ठीक है, या वाटर से आइस में जा रही है, तो इसके दौरान जितनी हीट ट्रांसफर्ड होगी, इसको हमने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, हीट ऑफ फ्यूजन, और उसका जो सिंबल्स हम यूज़ करेंगे वो LF होगा। यानी ऊपर वाला फार्मूला इसके लिए अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये वाला Q इज इक्वल ML, तो ये बेसिकली होगा Q इज इक्वल MLF हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हीट ऑफ वेपराइजेशन, द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग बॉइलिंग और कंडेंसिंग ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी जब कोई लिक्विड गैस फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है, या फिर वापस गैस फॉर्म से कंडेंस करके आप उसे लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं, तो उसके दौरान जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी या ट्रांसफर्ड होगी, आप ट्रांसफर्ड का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है, तो जितनी हीट ट्रांसफर्ड होगी उसको हम हीट ऑफ वाइपराइजेशन कहते हैं। हीट ट्रांसफ़र का मतलब है, देखें, जब आइस से वाटर में जाएगा तो हीट उसमें इन हो रही है, ठीक है, हीट उसमें शामिल हो रही है, और जब वाटर से दोबारा आइस में जाएगा तो हीट उसमें से निकल के एनवायरनमेंट में जा रही है, यानी जब आप फ्रीज़र के अंदर रखते हैं तो इससे हीट ट्रांसफर्ड कहते हैं, ठीक है। हीट उसके अंदर सिस्टम के अंदर भी इन हो सकती है और हीट सिस्टम से आउट भी हो सकती है। तो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग बॉइलिंग और कंडेंसिंग ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द हीट ऑफ वाइपराइजेशन, और इसका सैंपल हम इस्तेमाल करते हैं LV, और ऊपर वाला फार्मूला अगर इसके लिए बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल MLV। और ये बेसिकली आप डिफरेंट प्रॉब्लम आ जाते हैं छोटे छोटे, उनके लिए बड़ा अहम चीज़ है, ठीक है, इसको समझना।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। जो हमारा बेसिकली आज का बेसिक टॉपिक था वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जारी बात है थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस पे पूरी थर्मोडायनामिक्स आपकी बेस करती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की पहले हम थोड़ी सी स्टेटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। In any thermodynamics process between equilibrium state I and F, the quantity has the same value for any path between I and F. This quantity is equal to the change in value of state function called the internal energy. इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यानी कोई भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो रहा है, दो स्टेट्स आपने ले लिए, एक इनिशियल स्टेट्स ले लिए और आपने एक फाइनल स्टेट ले ली है, ठीक है। अब क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू, यानी एक क्वांटिटी है जिसकी सेम वैल्यू है फॉर एनी पाथ। आप इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जाते हैं किसी भी पाथ से, ठीक है। आप कोई भी पाथ बना लें इनिशियल से फाइनल जाने के लिए, तो ये क्वांटिटी किसी भी पाथ से आप जाएं, ठीक है, एक्स वाई जेड किसी भी पाथ से जाए, इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ द स्टेट फंक्शन कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। और ये बेसिकली क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली इक्वल होती है चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन, वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। और इससे क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। स्टेट ऑफ फंक्शन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इस सिस्टम का प्रेशर इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, इसकी इंटरनल एनर्जी इतनी है। फिर आप कहते हैं इसकी फाइनल स्टेट है, तो ये फाइनल स्टेट पे इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम है और इतना टेम्परेचर और इतनी इंटरनल एनर्जी है। तो बेसिकली ये क्या है, ये स्टेट्स ऑफ फंक्शन है, ये किसी भी सिस्टम की स्टेट्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो वो स्टेट ऑफ फंक्शन कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। और मैथमेटिकली द फर्स्ट लॉ इज गिवन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल Q प्लस W। चले स्टेटमेंट तो हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई कि इनिशियल से फाइनल स्टेट पे आप किसी भी पाथ में जाएं तो वो क्वांटिटी क्या रहती है, सेम रहती है, और वो स्टेट ऑफ फंक्शन भी होती है, और उससे हम क्या कहते हैं, बेसिकली इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्म को थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे आई है, या जो स्टेटमेंट है इसको मज़ीद थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। The system starts out in initial equilibrium state I as shown in figure। तो ये देखिए फिगर में आपको एक सिस्टम इनिशियल स्टेट पे दिखाया गया, इक्विलिब्रियम स्टेट पे ए फिगर में ये आपको नजर आ रहा है। In which the thermodynamics variable have certain value, then we allow the system to interaction with its environment। यानी इस थर्मोडायनामिक्स के जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, उनकी एक सर्टन वैल्यू होगी। अब हमने इसको अलाउ कर दिया सिस्टम को ये इंटरेक्ट करे विद इट्स एनवायरनमेंट, यानी प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होने लगा। एज इन फिगर बी, सो द वर्क मे बी डन एंड हीट क्यू मे बी एक्सचेंज। दोबारा फिगर की तरफ आते हैं। देखिए ए से हम बी फिगर पे आ गए हैं। सिस्टम ने इंटरेक्ट किया है, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ। इसके दौरान क्या हो सकता है, हीट सिस्टम के अंदर ऐड हो सकती है, और वर्क डन बाय द सिस्टम हो सकता है, या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो सकता है, और हीट सिस्टम से आउट हो सकती है। यानी हीट एक्सचेंज हो सकती है, इन भी हो सकती है और आउट भी हो सकती है, ठीक है। और इसके दौरान क्या होता है, वर्क डन होता है। अब देखें एज इन फिगर बी, so that the work may be done and heat Q may be exchanged. Finally, the system is in a final equilibrium state F as in figure C। अब देखें वर्क डन हो जाता है, हीट एक्सचेंज हो जाती है, और सिस्टम वापस अपनी फाइनल स्टेट पे चला जाता है, कि जैसे कि आपको फिगर सी पे नजर आए, यानी फिगर ए से हम फिगर बी पे आए और फिगर बी से हम फिगर सी पे चले गए। यहाँ पे सिस्टम इन अ फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है, ठीक है, हीट एक्सचेंज हो जाती है, वर्क डन हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। The system can transform from state I to state F along a variety of different paths। यानी सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट पे आ सकता है, बहुत से पाथ बन सकते हैं, ठीक है, इनिशियल से फाइनल स्टेट। अगर आप पीवी डायग्राम बना लें तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप एक कर्व बना सकते हैं, दूसरा कर्व बना सकते हैं, तीसरा बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो system can be transformed from state I to state F along a variety of different paths।
तो हमने यहाँ पे फिगर में आपको एक पाथ डिस्कस कर लिया। वी नो दैट बोथ W एंड Q डिपेंड ऑन द पाथ। तो Q और W पाथ पे डिपेंड करेगा इंडिविजुअल, ठीक है। यानी सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाता है, तो हर पाथ में, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होना या हीट उसमें से इजेक्ट होना या वर्क डन होना, वो पाथ पे डिपेंड करता है कि पाथ कौन सा है, ठीक है। इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q प्लस W फॉर ईच पाथ, लेकिन हर पाथ के लिए अगर हम Q प्लस W ओवरऑल टोटल वैल्यू कैलकुलेट करें, then we find that in every case the quantity Q plus W has the same value। तो हम देखेंगे Q और W तो पाथ पे डिपेंड कर रहा था, किसी पाथ में Q ज़्यादा था, किसी पाथ में W ज़्यादा था, किसी पाथ में Q कम था और किसी पाथ में W कम था। लेकिन ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें Q प्लस W, तो हम देखेंगे हर पाथ के लिए Q प्लस W की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ the quantity Q plus W is independent of the path। यानी Q और W इंडिविजुअली डिपेंड कर रहे हैं पाथ के ऊपर, लेकिन Q plus W क्या is independent of the path depending only on the initial and final equilibrium states I and F of the gas। यानी वो जो Q plus W है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, लेकिन वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे सिर्फ क्या करता है, डिपेंड करता है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। We make a conclusion, there must be a function of thermodynamics coordinates whose final value minus initial value equal to the value of Q plus W in the process। इसका मतलब ये है, ऐसे एक फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स है जिसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी उसका चेंज निकालें तो वो बेसिकली इक्वल होगा Q plus W in the process। और दिस फंक्शन इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। अब वापस में अगर इसकी पहली मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आ जाऊं, तो देखिए हमने यही कहा था ना कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल Q प्लस W, यानी Q और W इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, लेकिन Q प्लस W करेंगे, ठीक है, सॉरी, Q और W इंडिविजुअली डिपेंडेंट है पाथ के ऊपर, लेकिन Q प्लस W करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा, और वो बेसिकली किसकी इक्वल होगा, एक थर्मोडायनामिक्स फंक्शन की इक्वल होगा, और वो आपके पास क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल Q प्लस W। तो ये हमने इसको कंक्लूड कर लिया, और इसको थ्योरेटिकली भी और मैथमेटिकली भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आखिरी पॉइंट्स की तरफ आते हैं। अगर हम फर्स्ट लॉ को इन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, ठीक है, इसकी लिखी गई है डी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल DQ प्लस DW। अब अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा देखें, आप फ़र्क देखेंगे कि इन दिस इक्वेशन DQ एंड DW रिप्रेजेंट द स्मॉल क्वांटिटी, यानी जो मैथमेटिक्स के मुताबिक ये जो आपके इक्वेशन में नज़र आ रहा है, ये D सिर्फ स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी DQ बेसिकली सिर्फ स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और DQ और DW दोनों स्मॉल चेंज को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Because Q and W are not actual function of the state of system, क्योंकि हीट और जो वर्क डन है ये स्टेट ऑफ द फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये स्टेट ऑफ फंक्शन या स्टेट ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करते, जैसा कि आपका वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी है, ये स्टेट ऑफ फंक्शन है, ये किसी भी सिस्टम की स्टेट्स को क्या करता है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को एक्सप्लेन करता है, जबकि Q और W स्टेट्स ऑफ द सिस्टम नहीं है। दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इन द मैथमेटिकल सेंस, इसलिए ये बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे मैथमेटिकल सेंस में, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए बेसिकली स्टेट ऑफ फंक्शन का होना ज़रूरी है, जैसे कि कोई भी थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल है। लेकिन बट D internal energy is an exact differential because is a function of coordinate of system, यानी जो आपका सिस्टम है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी वगैरह, ठीक है, तो ये बेसिकली उसकी स्टेट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी का अगर डिफरेंशियल आएगा तो वो बेसिकली क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, बिकॉज द फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम।
जबकि डी क्यू और डी डब्ल्यू ये सिर्फ स्मॉल चेंज को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो हमारा लेक्चर आज यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। कल फिर इसकी एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे।